Assalamualaikum, myself Tala Salim, and I am your biology instructor from V Tuitions, which is the first free learning platform for the students of Pakistan. Here you can download lectures, PowerPoint, and you can also take quizzes on our website, which is vtuitions.com. Last time we were discussing about biomolecules, and I divided the chapter into 4 lectures. और फिर मैंने आपको बुक के क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किए, पास्ट पेपर्स भी एक्सप्लेन किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी वेबसाइट पर जाकर क्विजेस अटेम्प्ट कर लिए होंगे ताकि आपकी इवेल्युएशन हो गई हो कि आपने चैप्टर कितना अच्छा समझा है. लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क on WhatsApp community. I'll be there to resolve your issues and give answers to your question. So अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की जानिब, which is enzyme. हम डेली बेसिस पर बहुत सारी चीजें इनटेक कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि ये सारी चीजें किस तरह हो रही हैं. यानी ये कि एक मैं अगर नॉर्मल ब्रेड का पीस भी रखता हूँ, अगर खुद से कोशिश करता हूँ कि ये टूट जाए तो मुझे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन अगर आप देखें तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत जल्दी हो रहे हैं. इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि आप एक ब्रेड का पीस अगर इनटेक करते हैं तो आपके सलाइवा में एंजाइम मौजूद होते हैं. एंजाइम क्या है कि एंजाइम प्रोटीनस नेचर के होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं. तो अब आपके सलाइवा में वो एंजाइम मौजूद है जो आपके ब्रेड के पीस को ब्रेक डाउन करने में, उसे डाइजेस्ट करवाने में मदद करवा रहा है. अगर मैं वो एंजाइम हटा देता हूँ तो वही ब्रेड का पीस जो आप कुछ मिनटों में आप चबा के यानी इन शॉर्ट डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वही एक ब्रेड का पीस डाइजेस्ट करने में इट वुड टेक लाइक ईयर्स. तो आप ये देखें कि एंजाइम आपका काम कितना आसान कर रहे हैं कि वो कई सालों या काफी देर से जो काम होने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग कोई रिएक्शन है, उसकी स्पीड को तेज कर रहे हैं बाय बेसिकली लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी. ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा इन दी फर्दर लेक्चर्स. फिलहाल के लिए चैप्टर 2 हमारा एंजाइम है और लेक्चर 1 is इंट्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स. This is the outline for today's lecture, in which we are going to discuss about introduction to enzymes. Also, we will discuss about the history, structure, mechanism, and in the further lecture, we will be discussing about factors affecting enzyme activity. तो ये पूरी चैप्टर की मैंने आउटलाइन दे दी है. आज हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स तक जाएंगे. माय बैड, सॉरी. सो अब हम पहली चीज शुरू करते हैं, विच इज इंट्रोडक्शन टू एंजाइम. एंजाइम क्या होते हैं कि एंजाइम, मैंने बताया कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीनस, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि स्पीड अप रिएक्शन करे, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे. इसी वजह से इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है विच आर बायो कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा हो कि, या आप पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ सर्टेन एंटिटीज होती हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं. तो सिमिलरली इफ आई अप्लाइड दैट इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्योंकि बायो बेसिकली लाइफ, तो इस वजह से इंसान के अंदर जो पाया जाने वाला कैटलिस्ट है वो कहलाता है बायो कैटलिस्ट, एंड विच इज एन एंजाइम. 1980 में थॉमस स्टच ने एंड सिडनी एल्डमैन ने डिस्कवर किया था कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो अगर याद हो आपको, न्यूक्लिक एसिड में राइबो न्यूक्लिक एसिड भी थे. तो राइबो न्यूक्लिक एसिड कुछ ऐसे हैं जो कि एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, और फिर उन्होंने नाम दिया कि उनको राइबोसोम्स का. सो बेसिकली एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स बोथ आर अ लिटिल बिट डिफरेंट. अब हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स पे चलते हैं कि असल में एंजाइम आया कहाँ से, नहीं पता कैसे चला कि भाई एंजाइम भी कोई चीज होती है. तो वैसे 1833 में कहा जाता है, सबसे पहले डेट्स बैक टू 1833, कि 1833 में एक फ्रेंच केमिस्ट थे, एंसेलमैन पेयन, जिन्होंने सबसे पहले हु वाज ही प्राइमरी टू गेट एसोसिएटेड इन नर्सिंग प्रोटीन्स, और इसकी एग्जांपल में डायस्टेज थे, उस पे उन्होंने बेसिकली एसोसिएट हुए थे वो. उसके बाद 1837 में असल शुरू होती है कहानी कि लुई पाश्चर थे और उन्होंने फर्मेंटेशन करवाई शुगर की अल्कोहल में बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट. यानी शुगर को ब्रेक डाउन करवाया, और ब्रेक डाउन करवा के उन्होंने देखा कि शुगर को अंडर यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है फर्मेंटेशन में. तो ये फर्मेंटेशन की डेफिनेशन होती है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल टूट के स्मॉलर मॉलिक्यूल बन जाता है या कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है. तो उन्होंने फर्मेंटेशन करवाई और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा दिया बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट ऑर्गेनिज्म. ईस्ट बेसिकली मदद करवा रहा था शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए. तो उन्होंने, लुई पाश्चर ने ये ऑब्जर्व किया कि इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन में कोई एक ऐसी चीज मौजूद है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा रही है.
तो उन्होंने उस चीज को नाम दिया फर्मेंट का, जिसको उन्होंने कहा कि कोई एक वाइटल फोर्स है। फिर 1877 में एक 1877 में साइंटिस्ट से विलियम कोहने या विलियम कॉन, इसको विलहेम कॉन मल्टीपल इसकी प्रोनाउंसिएशन है। तो खैर इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि प्रोटीन का इन्होंने नाम यूज किया सबसे पहले, कि प्रोटीन को उन्होंने कहा कि इन ईस्ट, बेसिकली ईस्ट के अंदर कोई चीज मौजूद है, तो उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटीन, जो कि हेल्प करवा रही है शुगर को ईस्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। और फिर उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि उन्होंने ईस्ट को बेसिकली मार दिया। अब ईस्ट डेड ऑर्गेनिज्म हो गया, और उन्होंने फिर उसको अगेन यूज किया इन फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो उन्होंने देखा कि फिर से अल्कोहल बन रही है, तो उन्होंने देखा कि फर्मेंटेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की गैर मौजूदगी में भी बन रही है, यानी हो रही है फर्मेंटेशन गैर मौजूदगी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये चीज उनकी एक डिस्कवरी थी, जो 18 ये डिस्कवरी थी। अच्छा, इसको फर्दर कैरी आउट एडवर्ड बुशनर ने भी किया था 1897 में। तो उन्होंने शुगर को फर्मेंट किया और उन्होंने नाम दिया था सबसे पहले जाइमेस का नाम दिया उन्होंने एंजाइम को या प्रोटीन को, कि जो कन्वर्ट करवा रहा है, कन्वर्जन करवा रहा है शुगर की इनटू कोई भी प्रोडक्ट अल्कोहल। तो इस उनकी डिस्कवरी पर, विच वाज डिस्कवरी ऑफ नॉन सेलुलर फर्मेंटेशन, इस डिस्कवरी पर एडवर्ड बुशनर को 1907 में एक नोबेल अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज नहीं, उन्हें एक बेसिकली ऑनरी डिग्री मिली थी केमिस्ट्री में। और बाद में फिर खैर फर्दर डिस्कवरीज भी थी, हजारों चीजें हुई एंजाइम्स की, जिसके बारे में फिर बाद में पता चला कि एंजाइम के स्ट्रक्चर भी देखा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वगैरह से। अब स्ट्रक्चर पे ही आते हैं हम कि स्ट्रक्चर दिखता कैसे एंजाइम। अब असल में एंजाइम में यहाँ पर अगर आप देखें तो एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, यानी ग्रूव या एक स्पेस होती है जहां पर एक मॉलिक्यूल आके अटैच होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है ये कहलाता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो कि एक एंजाइम से आके अटैच हो जाता है। यानी ये बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो कि किसी एंजाइम से आके अटैच होता है। और ये जो जगह है बेसिकली, यानी आप ये देखें ये ग्रूव जो है ये कहलाती है एक्टिव साइट। यानी एक्टिव साइट कहलाते हैं वो जगह जहां पर बेसिकली कोई भी एंजाइम एंजाइम के बेसिकली वो साइट जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो, तो वो जगह कहलाती है एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट अगेन दो में डिवाइड होती है, विच आर बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट को आप ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग साइट वो जगह होती है जहाँ पे टेम्पररी बॉन्ड बनता है। अब एंजाइम को याद रखें कि एंजाइम प्रोटीनस नेचर है, यानी प्रोटीन मीन्स के अमीनो एसिड से मिलकर बन रहा है। तो अब यहाँ पे इस एक्टिव साइट के अमीनो एसिड से अगर कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टेम्पररी तौर पे बाइंड हो, तो वो बेसिकली जगह कहलाती है बाइंडिंग साइट। एंड वो साइट जहां पर सबस्ट्रेट परमानेंट बॉन्ड बना ले between with the amino acid of enzyme, so that site is called catalytic site। और ये catalytic site रिस्पॉन्सिबल होती है एंजाइम के कैटालिटिक एक्शन, यानी इन शॉर्ट एंजाइम के स्पीड अप रिएक्शन करने के लिए। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का। अब एंजाइम के स्ट्रक्चर में मजीद हम डिस्कस करते हैं कि एंजाइम, अब मैंने कहा कि एंजाइम प्रोटीन के मिलकर बने, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ प्रोटीन, जबकि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर भी बन रहे हैं, तो उनको कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, या उनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है विच आर कॉल्ड होलो एंजाइम्स। तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, यानी कॉन्जुगेट, कंफ्यूज नहीं हो गई कि कॉन्जुगेटेड और होलो एंजाइम अलग चीज है, जबकि ये कॉन्जुगेटेड एंड होलो एंजाइम्स बोथ आर दी सेम थिंग्स, यानी दो डिफरेंट प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बनते हैं। अब जो इसमें अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन पार्ट की, तो वो प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपोएंजाइम, एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड कोफैक्टर। हेयर कोफैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो अगेन अब कोफैक्टर भी दो में डिवाइड होता है, विच आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी एक होते हैं कार्बन बेस्ड और एक होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, तो वो कहलाते हैं इनऑर्गेनिक। अब जो कार्बन जो इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक मीन्स उनमें कार्बन नहीं है, तो वो मेटेरिक होते हैं, और इनका फायदा ये होता है डिटैच, यानी आसानी तौर पे एंजाइम की एक्टिव साइट से ये हट सकते हैं। तो इस वजह से ये कहलाते हैं एक्टिवेटर्स। और एक्टिवेटर्स को अगर आप देखें तो एक्टिवेटर्स का लफ्ज अगर आप देखें तो एक्टिवेट से निकला है, और एक्टिवेट कहते हैं किसी चीज को एक्टिवेट, यानी इन शॉर्ट एक्टिव करवाना, तेज करवाना। तो एक्टिवेटर्स वही होते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब को फैक्टर मैंने कहा कि अगर इनऑर्गेनिक हुए तो वो कहलाते हैं एक्टिवेटर्स। इसी तरह अगर को फैक्टर ऑर्गेनिक होते हैं तो ऑर्गेनिक को भी फिर अगेन दो में डिवाइड होते हैं।
First one is called coenzyme and the second one are called prosthetic group. कोएंजाइम्स यानी आप इसको ऐसे समझें कि पहले तो एंजाइम को याद रखिए कि एंजाइम प्रोटीन नॉन प्रोटीन, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम। अब उसमें मैंने कहा कि प्रोटीन पार्ट जो है वो एपोएंजाइम हो गया, नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो हो गया कोफैक्टर। अब अगेन कोफैक्टर दो में डिवाइड हुआ, विच इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक जो है वो कहलाते हैं एक्टिवेटर्स, और जो ऑर्गेनिक है अब वो दो में डिवाइड होते हैं अगेन। तो अब वो दो में जो डिवाइड होते हैं वो ऑन द बेसिस होते हैं कि उनके अटैचमेंट के हिसाब से। तो अगर वो डिटैचेबल है यानी हट सकता है तो वो कोएंजाइम है, और अगर वो परमानेंट पार्ट है एंजाइम का यानी हट नहीं सकता तो परमानेंट है तो वो दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये एक स्ट्रक्चर है एंजाइम का, तो आप इसे याद रखें। ये तो बहुत आता है वैसे, इसके बारे में काफी आती है और ये आपके आगे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। और मैकेनिज्म यानी अब एंजाइम बेसिकली काम किस तरह कर रहा है ना। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो गया एक्टिव साइट पे। अब एक्टिव साइट पे अटैच होता है तो एंजाइम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ये जो दोनों हैं ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। इंटरमीडिएट यानी ये कि बीच में बनते हैं। तो बीच का मतलब मकसद ये है कि ये सिर्फ कुछ देर के लिए बनते हैं, कुछ सेकंड्स मिली सेकंड्स के लिए बनते हैं और फॉरेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनको इतना टाइम नहीं लगता है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं। तो ये दोनों बेसिकली हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और अब क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि एंजाइम, यहाँ पर भी एंजाइम था सबस्ट्रेट के साथ और यहाँ पे भी। फर्क किस चीज का आया कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक फायदा ये है कि एंजाइम आप देखें तो एंजाइम थ्रू आउट द रिएक्शन सेम है। यानी इन शॉर्ट ये कि एंजाइम पहले जैसा था एंड में भी वैसा ही है। तो एक एंजाइम का ये फायदा होता है कि किसी भी रिएक्शन में एंजाइम कंज्यूम नहीं होता, यूज नहीं होता, जैसा था वैसे ही पहले ही रहता है वो। तो ये एंजाइम का एक काम है। इस तरह एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, विच इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसी तरह हम अगर फंक्शन की बात करते चलें तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। अब लाजमी तौर पे फैक्टर्स का मकसद क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कभी तेज कर रही हैं कभी कम कर रही हैं, क्योंकि एंजाइम भी क्या है, कोई चीज है, हर चीज को लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज एलिवेट इंक्रीज करती है और कोई चीज डिक्रीज करती है। तो पहला इसमें आता है फैक्टर विच इज टेम्परेचर। सॉरी, पहले इसमें टेम्परेचर से भी पहले मैं डिस्कस करते चलूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे थे हम, तो अब ये मैंने आपको बता दिया किस तरह प्रोडक्ट बन रहा है। अब अगली चीज की एंजाइम बेसिकली अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में फ्री एनर्जी और बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट क्या होता है कि रिएक्टेंट यानी आपका कोई भी प्रोडक्ट, सपोज ए प्लस बी मेक्स अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड पी। तो यहाँ पे ए और पी जो है ये कहलाते हैं रिएक्टेंट, और ये जो पी है ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो अब आप देखें तो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स हैं, तो अब रिएक्टेंट को लाजमी तौर पे रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। यानी यहाँ पर ए और बी अगर कंबाइन हो रहा है तो इसे कुछ सपोज यहाँ पे 100 एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, या इन आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए, तो वो रिएक्शन चाहिए होती है। वो रिएक्शन ही हमेशा हर एक की ना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन टाइम लेता है। तो अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो थी, अब आप देखें जो ये इतनी एनर्जी थी जो कि एक रिएक्टेंट को चाहिए थी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन मैं एंजाइम ऐड कर देता हूँ, ये इसमें मैंने लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो अब जैसे ही एंजाइम इस रिएक्शन में ऐड होगा तो एंजाइम क्या करेगा, तो एंजाइम इस एनर्जी को कम कर देगा। यानी आप देख लें कि इतना गैप आया है एंजाइम की वजह से एनर्जी में। तो यानी सपोज 100 चाहिए थी तो आप चाहिए होगी एंजाइम की मौजूदगी में 10। तो यानी ये कि आप इन शॉर्ट ये कहें कि जैसे स्टेप्स लेते हैं, मंजिल है फॉर एग्जांपल, आप एक फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं तो आप स्टेयर्स ले रहे हैं, सपोज स्टेयर्स वुड टेक टाइम फॉर यू टू रीच अ थर्ड फ्लोर। लेकिन अगर मैं लिफ्ट लगा देता हूँ, लिफ्ट से क्या होगा, आपका काम आसान हो गया, आपको इतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, और जो काम 2 मिनट में होता है अब वो क्या होगा, सेकंड्स में हो जाएगा। तो यही एंजाइम भी कर रहा है कि एंजाइम क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका रिएक्शन जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगला के मैकेनिज्म के काम किस तरह कर रहे हैं ना। तो अब दो मॉडल होते हैं।
अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहे हैं। तो अब इस प्रोसेस पर भी दो मॉडल अगेन काम करते हैं, विच इज लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। ये दोनों बहुत कामयाब मॉडल हैं, दोनों अप्रूव्ड हैं, दोनों के बारे में कोई तजाद नहीं है, दोनों को माना जाता है। तो की लॉक मॉडल नाम से देखें, लॉक एंड की लॉक ताला और की चाबी को कहते हैं। तो एंजाइम में क्या है, एंजाइम में ये एक्टिव साइट है बेसिकली, और इस एक्टिव साइट पे एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम आर वैसी वेरी स्पेसिफिक, यानी एक खास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही वो अटैच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शेप है एक्टिव साइट की, वो सिर्फ एक खास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो सकती है। तो यहाँ पे सपोज एक सर्कुलर टाइप की शेप है, तो एक सर्कुलर सबस्ट्रेट ही अटैच हो सकता है यहाँ पे, तभी एक प्रोडक्ट कंप्लीट होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगा। तो ये बेसिकली की लॉग मॉडल था जो फिशर ने प्रोपोज किया था। तो अब इसके मुताबिक यही था कि एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम आर स्पेसिफिक टू अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक कि एक स्पेसिफिक ताला है तो वो एक खास ही चाबी से खुल सकता है। तो इसी तरह एक खास सबस्ट्रेट ही मॉलिक्यूल है जो एंजाइम को एक्टिवेट करवा के अपना रिएक्शन कर सकता है। इसके ही एक और मॉडल है विच इज इंड्यूस फिट मॉडल, जो कॉशनर ने प्रोपोज किया था। और उसके मुताबिक ये था कि सबस्ट्रेट अपने हिसाब से एक्टिव साइट की शेप चेंज कर सकता है। यानी अब देखेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे सर्कुलर था, लेकिन यहाँ पे एक्टिव साइट की शेप कुछ अजीब सी थी। लेकिन क्या हुआ कि अगले लम्हे में रिएक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट क्या होता है कि सबस्ट्रेट फिर अपने हिसाब से एक्टिव साइट को मेंटेन कर देता है कि सर्कुलर चाहिए तो सर्कुलर ही बना के फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल है, और ये दोनों मॉडल बहुत कामयाब है। अब चलते हैं फैक्टर्स की, क्या ऐसी चीजें हैं जो एंजाइम के रिएक्शन को तेज या कम कर रही हैं। तो पहले आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यानी एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर उससे ज्यादा हुआ तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, या उससे भी कम हुआ तो भी नहीं कर पाएगा। तो 100 सेल्सियस की मैं बात करूं, तो वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम डीनेचर हो जाता है। क्योंकि एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना है, और प्रोटीन भी एक खास टेम्परेचर पर डीनेचर टूट जाती है। तो एंजाइम सपोज अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए तो एंजाइम क्या होगा, टूट जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा ही कम टेम्परेचर हो, 0 डिग्री है सपोज, उस पे एंजाइम डीनेचर तो नहीं होगा, लेकिन एंजाइम अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंड नेक्स्ट इज पीएच। अब पीएच का भी आपको पता होगा कि पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी एसिडिटी, बेसिसिटी, वो सारी चीजें। तो अब पीएच भी एक खास चाहिए होता है एंजाइम को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये पीएच आप देखें हर प्रोडक्ट पर लिखी हुई होती है। तो उसकी उसकी वजह ये होती है, सपोज डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट में भी पीएच है कोई लाजमी ना, तो वो पीएच भी खास मेंटेन की जाती है क्योंकि उस डिटर्जेंट में कोई एंजाइम मौजूद है जो कि क्या करेगा, उन दागों को हटाएगा। तो वो उसको अपना काम परफॉर्म करने के लिए पीएच चाहिए। तो वो पीएच, उसमें कंपनी हर एक चीज ना, हर चीजें मेंटेन रखते हैं कि पीएच भी मेंटेन रखनी है ताकि एंजाइम अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे पीएच अगर देखें, तो सपोज एक एंजाइम है पेप्सिन, उसको सपोज काम करने के लिए 1.5 की पीएच चाहिए। आपके थूक में जो एंजाइम मौजूद है विच इज सिलेवरी एमाइलेज, उसको काम करने के लिए पीएच 6 चाहिए। और एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, उसको दूसरी पीएच चाहिए। तो इसी तरह अगर इनकी पीएच सपोज सिलेवरी एमाइलेज की पीएच 4 पे चली जाती है तो एंजाइम अपना काम नहीं परफॉर्म करेगा, उसको 6 ही चाहिए पीएच। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर विच इज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को आप ऐसे समझें कि सपोज एंजाइम और सबस्ट्रेट, अच्छा मैं दोनों को साथ लेके आपको समझाना चाहता हूँ। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये है कि सपोज यहाँ पे एंजाइम मौजूद है, एक एंजाइम ये आ गया, दूसरा एंजाइम ये आ गया, और तीसरा एंजाइम ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, 1, 2, 3 और 4, चार सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एंजाइम कितने हैं यहाँ पर, एंजाइम सिर्फ 3 है। तो इससे क्या होगा कि एंजाइम की, अगर मैं एंजाइम एक और बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा कि रिएक्शन और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथे वाले से बाइंड करने के लिए पहले एक को अपनी एक्टिव साइट खाली करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक और एंजाइम की बढ़ा देता हूँ, यानी एंजाइम की मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ किसी रिएक्शन में, तो क्या होगा, वो सबस्ट्रेट इस मॉलिक्यूल को भी कंज्यूम करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह रिएक्शन हो जाएगा। तो और इसी के मैं ऑपोजिट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं, तो अब सपोज यही 4 एंजाइम है, लेकिन अब मैं एक बढ़ा देता हूँ सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल। अब आप बताएं कि सबस्ट्रेट के 5 मॉलिक्यूल हैं लेकिन एंजाइम के 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर देखें एक्टिव साइट नहीं है,
पहले कंडीशन में क्या था कि सबस्ट्रेट ज्यादा थे लेकिन एंजाइम कम थे। अब मैंने अब ये नहीं है कि एंजाइम मैंने जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन हो गए। अब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या है कि अगर सपोज मैं ये भी बल्कि छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि सपोज दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैच है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है रिएक्शन में। अब ये दोनों रिएक्शन का मकसद ये है कि दो रिएक्ट हो गए दो से, फिर मैंने बढ़ा दिए तीन, तो मीन्स ये कि अब तीन एंजाइम तीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अटैच हो देंगे। तो जिस जिस तरह सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का भी इफेक्ट कुछ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन की तरह ही पड़ रहा होता है। मैं आपको ये ग्राफ से दिखा देता हूँ कि ग्राफ में आप देखें पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मींस के वो पॉइंट के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सारे एंजाइम से बाइंड हो गए। अब आपने सपोज एक रिएक्शन में चार एंजाइम थे, आपने चार सबस्ट्रेट दे दिए, तो चारों सबस्ट्रेट चार से बाइंड हो गए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि सपोज आपने एंजाइम चार थे लेकिन सबस्ट्रेट आपने पांच छह कर दिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भाई छह सबस्ट्रेट या मैं सात सबस्ट्रेट ऐड कर देता हूँ तो एंजाइम रिएक्शन जल्दी कर देगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखें चार एंजाइम सिर्फ चार ही से बाइंड हो सकते हैं ना, तो बाकी तीन क्या होगा, बाकी तीन सिर्फ एक रिएक्शन में रखे रहेंगे, उनका काम नहीं है वो, बल्कि उल्टा कुछ अदर इनहिबिशन भी कर रहे होते हैं, एंजाइम को अपना काम करने के लिए रोक रहे होता है। ऐसा भी होता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो आप सपोज ज्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो एक वक्त आएगा कि रिएक्शन बिल्कुल सीधा चले जाएगा, यानी है कि अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही रफ्तार में रिएक्शन चलता रहेगा। ये थे आज का लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप community which is vtuitions community. You can also subscribe to our channel which is vtuitions.com, and you can download our lectures and presentation. You can also take quizzes on our website which is vtuitions.com. You can also follow us on Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and TikTok. So आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।